नमस्कार, स्वागत है आपके एवन न्यूज की इस खास पेशकश में और आपके साथ मैं हूं दीपक व्यास। धरती के भगवान राजस्थान में रात से रूठ गए हैं और इसकी वजह है राइट टू हेल्थ बिल। दरअसल निजी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स तमाम विरोध के बावजूद सरकार जहां बिल को लागू कर चुकी है तो डॉक्टर्स इस बिल को वापस लेने की मांग पर लगातार अड़े हैं। उन्होंने दो टूक कह दिया है कि इस बिल को लागू नहीं किया जाएगा। सरकार और निजी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के बीच चल रहे इस विवाद के कारण परेशान वो मरीज हो रहा है जो इलाज के लिए हॉस्पिटल पहुंच रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये गतिरोध कब टूटेगा। और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ में तीन खास मेहमान हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ में जुड़े हुए पौरुष भारद्वाज जी जो कि कांग्रेस के नेता हैं। इसके अलावा हमारे साथ जुड़े हुए डॉक्टर अशोक शारदा जी जो कि आईएमए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट है। इसके अलावा डॉक्टर रामदेव चौधरी जी जो कि संघर्ष समिति बनाई गई है डॉक्टर्स की तरफ से, उसके सदस्य हैं। आप तीनों को बहुत बहुत स्वागत है सर एवन न्यूज में। मैं आपसे शुरुआत करना चाहता हूं रामदेव जी, आखिर वजह क्या है जिसको लेकर राइट टू हेल्थ बिल की खिलाफत आप लोग कर रहे हैं, उसकी मुखालफत में आप लोग उतरवा है? दीपक जी, मैं बताना चाहूँगा कि ये जो नाम है यही ठीक नहीं है। सच्चाई पूछी जाए तो इस बिल का नाम राइट टू हेल्थ बिल हो ही नहीं सकता। इस बिल का नाम अच्छा होता राइट टू इमरजेंसी ट्रीटमेंट होता, क्योंकि जिस हेल्थ की बात कर रहे हैं, पहली बात तो ये डेवलप्ड कंट्रीज में जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है वहाँ पर जाके हम हेल्थ की बात कर सकते हैं, क्योंकि बार बार WHO को कोट किया जाता है। अकॉर्डिंग टू WHO जो हेल्थ की डेफिनेशन है उसमें लिखा हुआ है हेल्थ इज द कंप्लीट सोशल, मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग। दैट मीन्स हेल्थ के अंदर तब चारों पांचों चीजें, जब तक शुद्ध पानी, अच्छा खाना, अच्छी सड़कें और रहने के लिए शेल्टर, ये सारी चीजें जब तक पूर्ण नहीं होगी तब तक आप हेल्थ के बारे में बात ही नहीं कर सकते। इसलिए मेरा कहना ये था कि ये हेल्थ की बात यदि करना चाहते तो आप राइट टू इमरजेंसी की बात करते, अपने जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनके अंदर एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह चलाते और उसके बाद में बात करते। आपने प्राइवेट हॉस्पिटल्स को सबसे पहले टारगेट किया गया जो कि दुनिया में कहीं नहीं है ऐसा। यदि आपने प्राइवेट हॉस्पिटल्स को यदि करना ही था तो इस बिल के तीन स्टेक होल्डर्स हैं, एक सरकार, एक जनता जिसको मिलना है और तीसरा प्राइवेट हॉस्पिटल्स जिसको आपने बनाया है, जबकि होना नहीं चाहिए था। जिन्होंने इस बिल को बनाया उन्होंने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स को इंक्लूड नहीं किया था, लेकिन कहीं न कहीं ब्यूरोक्रेट्स की होशियारी, गलत मंशा और सरकार को भ्रमित रख के और ये इस तरह से लागू करने जा रहे हैं जो किसी भी हालत में ना मरीजों के लिए लाभदायक है और ना ही प्राइवेट डॉक्टर और हॉस्पिटल्स के लिए ठीक है। ठीक है डॉक्टर अशोक शारदा जी, शुरुआत में कई जो डॉक्टर्स के प्रतिनिधि थे वो मुख्यमंत्री से मुलाकात करते हैं, उसके बाद में सहमति जता देते हैं और अपना जो आंदोलन था उसको खत्म कर देते हैं कुछ दिन के लिए। अब अचानक जो डॉक्टर्स का धड़ा है वो सामने आता है और वो कहते हैं कि पूरा का पूरा जो बिल है वही गलत है, इस बिल को वापस लिया जाना चाहिए, हम इसे लागू नहीं होने देंगे, हम हमारे हॉस्पिटल में इस योजना के तहत काम नहीं करेंगे, तमाम बातें सामने। जबकि शुरुआत में आप लोगों को जो एक तरीके से हम कहें कि विरोध जो आप लोगों का था वो चुनिंदा कुछ बिंदुओं को लेकर था, तो ऐसे में क्या बदलाव आ गया कि उन बिंदुओं से हटकर आप पूरे बिल की खिलाफत में आ गए? देखिए, राइट टू हेल्थ बिल का जो विषय सामने आया है ये इसको 1 वर्ष हो गया है हम सबके समक्ष आए हुए जी। सरकार ने हम सबसे सुझाव मांगे थे, हमने कम से कम 4 बार अपने सुझाव सरकार को दिए थे, उनको ग्रहण भी किया गया लेकिन उन पर काम नहीं हुआ। 17 पेज का ये विधेयक है, उसके अगेंस्ट हमने 49 पेज के हमारे ऑब्जेक्शंस दिए थे कि इस बिल में इतनी खामियां, इतनी गलतियां, इतनी खामियां, इतनी गलतियां। उन सब चीज़ों को दरकिनार करके इस बिल को लाया गया और उस बिल के लाने के बाद ये कहा गया कि इस बिल को जो है हम आपके अनुरूप बदल देंगे, जैसा आप कहोगे वैसा कर देंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमें ये आश्वासन दिया था और कम से कम आप जो है ये हमारा जो लोगों का स्कीम्स का जो बायकाट है उसके लिए डॉक्टर्स ने सबने काम करना शुरू कर दिया था जनता की परेशानी को देखते हुए। उसके बाद दौर बर दौर जो वार्ताएं चलती रही और उन वार्ताओं के बाद जो फाइनल ड्राफ्ट बना, उस ड्राफ्ट को जब विधानसभा में प्रस्तुत करना था तो उस ड्राफ्ट के अनुरूप वो चीज़ें जो उस ड्राफ्ट में नहीं दी गई और उसके स्थान पर एक पुराना ड्राफ्ट उठाकर विधानसभा के पटल पर रख दिया गया। जैसे ही विधानसभा के पटल पर आया, उन सब की वजह से सब लोगों में, जनमानस में, डॉक्टरों में ये भड़काव आया कि ये बिल कहाँ से आ गया। जो हमारी मांगें थी उनको दरकिनार कर दिया गया। इससे पहले की घटना मैं आपको बताता हूँ कि जब विधानसभा में बिल आने वाला था उसके ठीक 4 दिन पहले हमने पूछा था मंत्रालय में कि भाई ये कोई बिल आने वाला है क्या। उनका बहुत अच्छा बिल आएगा, आपके फ़ायदे का बिल आएगा, आपके लाभ का बिल आएगा और आपको कोई नुकसान नहीं होगा, ये हमें अधिकारियों द्वारा आश्वासन दिया गया था।
हमने जब वहाँ से बिल निकलवा कर देखा अपने सूत्रों से, क्योंकि हमें बिल देने को तैयार नहीं थी सरकार, जब उसमें देखा तो ये तो बहुत विचित्र किस्म के इसमें प्रावधान थे जो हमें बिल्कुल असंवैधानिक लगे। उसका हमने विरोध दर्ज कराया। हमने 28 माननीय विधायक महोदय से संपर्क किया व्यक्तिगत तौर पर और उनको अपने मांग पत्र और अपने सुझाव दिए और उन्होंने पुरजोर विरोध, पक्ष और विपक्ष के सभी लोगों ने विधानसभा में किया। तब जाके ये बिल प्रवर समिति को गया। प्रवर समिति के पश्चात हमारी 2 बार बैठकें हुई, लेकिन वहाँ भी हमारी बातों को दरकिनार किया गया। कम से कम 2-2, ढाई घंटे की 2 बार बड़ी बैठकें हुई, जिसमें चिकित्सक प्रतिनिधियों को कई बार बोलने से रोका भी गया और उस बात को माना नहीं गया। इसके बाद जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपनी भावना को व्यक्त करते हुए कि भाई चिकित्सकों का इसमें पूरा ध्यान रखा जाए और उसके पश्चात ही इसको लाया जाए, तो ये कहा गया कि भाई ये सारी सुविधाएं सरकारी क्षेत्र में ऑलरेडी मौजूद हैं, तो आपको निजी क्षेत्र पर यह बिल लाने की आवश्यकता क्यों है? इस बिल की कोई आवश्यकता नहीं है। और यह भी हमने उनको बताया कि जब ये सारी चिरंजीवी और आरजीएचएस के तहत आपकी सारी स्कीम्स जो आपके नामित अस्पताल है उनमें चल रही है, तो अलग से दूसरे अस्पतालों को जोड़कर जनता को भ्रमित करने में कोई लाभ नहीं है। ठीक है। पौरुष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ पर आए हैं। सरकार की जो मंशा है उसको यहाँ पर रखेंगे। पौरुष जी, आप बताइए बिल में क्या खासियत है और डॉक्टर्स का विरोध क्यों नाजायज है, ये बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को का ध्यान जो है इस चीज़ के बैकग्राउंड में दिलाना चाहता हूं कि इस बिल को लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। आप जो सबसे पहले जो डॉक्टर्स की जो WHO जो एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो पूरे विश्व के स्वास्थ्य के लिए काम करती है, उसने उसके संविधान में 1946 में ही संशोधन कर दिया था और उसमें उसने ये बात कही थी कि जो आम नागरिकों को जो चाहे जातीय भेदभाव, नस्लीय भेदभाव, आर्थिक भेदभाव, किसी भी तरह के भेदभाव के बिना उनको एक अच्छा इलाज पाने का एक अधिकार है। और उन्होंने एक यूनिवर्सल हेल्थ प्रोग्राम बाकायदा इसी उनके कॉन्सेप्ट पे अभी तक चल रहा है WHO का। उन्होंने सभी जो उनके सदस्य थे WHO के जो सदस्य देश थे, उन्होंने उनको पत्र जारी किया इस बारे में कि आप सभी लोग अपने अपने यहाँ पर इस तरह की व्यवस्था कीजिए कि आपके नागरिकों को। चलिए मान लिया WHO के मुताबिक आप लोग इस बिल को लेकर आए, नहीं कहना चाह रहे हैं आप? नहीं सर, इसके बाद में एक घटना हो रहा है, उसके बाद में देश में अनेकों घटनाएं घटी। उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 की विस्तृत व्याख्या करते हुए चिकित्सा के अधिकार को भी एक आम आदमी का एक अधिकार बताया और उसमें साथ साथ चिकित्सा उन्होंने यह भी इस चीज को कहा कि एक राज्य का भी दायित्व है और एक सभ्य समाज का दायित्व है कि कोई भी मरीज बिना इलाज के किसी तरह नहीं मर जाए। हम लोग देखते हैं कई बार ऐसी स्थितियां हो जाती है कि सड़क दुर्घटनाएं हो जाती है, सड़क दुर्घटना होने के बाद में अचानक मरीज को इलाज की जरूरत पड़ती है, उनको लोग इमरजेंसी में लेके जाते हैं, पास के निजी कोई सरकारी अस्पताल नहीं होता। मैं एक बात कह लूं, मैं डॉक्टर साहब को स्वास्थ्य का अधिकार ना, स्वास्थ्य का अधिकार, चिकित्सा का अधिकार नहीं। डॉक्टर साहब एक बोलिएगा, प्लीज मुझे बात कंप्लीट करने दीजिए। आप बोलिएगा, आप हमारे लिए सम्मानीय हैं। आप डॉक्टर साहब जो है, डॉक्टर को भगवान का रूप माना जाता है। गुरु और डॉक्टर दो पेशे ऐसे होते हैं जो समाज के लिए भी आदरणीय है, पूजनीय है और इनका जो है मूल दायित्व समाज की सेवा करना होता है, कोई अव्यवसायिकता नहीं होती इनका। तो मैं अपनी बात ये कह के कंप्लीट करना चाह रहा था कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने की कई टिप्पणियां थी कि जहां पर अनेकों मरीज जो थे वो अचानक आपातकालीन चिकित्सा के अभाव में मर गए, उनको पास के अस्पताल में लेके गए, पास में कोई सरकारी अस्पताल अगर नहीं था निजी अस्पताल में लेके गए और वहां पे उनसे फीस मांगी गई, मोटी फीस मांगी गई। तो जो रास्ते चलता लेके जाता था उसके लिए तो संभव नहीं है ना कि वो उसके लिए रास्ते चलते की फीस देगा। तो ऐसे अनेकों प्रकरण हुए, ये प्रकरण नहीं ऐसे और भी कई हुए। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई जगह इस चीज को विस्तृत व्याख्या करते हुए आर्टिकल 21 की सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चिकित्सा का अधिकार एक मौलिक अधिकार में शामिल किया जाना चाहिए। मतलब आपका मानना है कि जैसे किसी की दुर्घटना हुई उसके बाद में चिकित्सक ने उसे इलाज नहीं दिया निजी अस्पताल ने, तो वो उनकी अपनी मनमानी थी, ये कहना चाह रहे हैं? जी उस पर लगाम लगाने के लिए उसी भावना के अनुरूप हमारी राजस्थान सरकार ने पहल करते हुए राजस्थान में स्वास्थ्य प्रोग्रामों में बहुत पहले से काम किया। हमारी ये वाली सरकार की बात नहीं कर रहा, जो हमारी पिछली सरकार थी उसमें भी आपने देखा होगा कि हमारी सरकार के द्वारा जो सरकारी अस्पतालों में दवाइयां फ्री की गई, वो अलग बात है। रामदेव जी से जवाब ले लेते हैं। फ्री बिजनेस पर भी हम बहुत लंबी बहस कर सकते हैं, मैं इस विषय को आगे लेकर चलता हूं। सबसे पहले शुरुआत स्कीम महसूस की गई और सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया खेत मजदूर संघ वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, जब इस पर मुकदमा हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी कि प्रत्येक नागरिक की एक्सीडेंट इमरजेंसी ट्रीटमेंट का अधिकार उसको है, परंतु उसकी व्यवस्था सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार उसकी व्यवस्था करे। सरकार ने अपनी चिकित्सा सुविधाओं को कम मानते हुए पूरी विकसित नहीं होने के कारण प्राइवेट सेक्टर को यह सुविधा के लिए निवेदन करना चाहिए था कि निजी क्षेत्र इस सुविधा को दे।
उसके बजाय आपने बगैर बात किए बने चिकित्सकों को कॉन्फिडेंस में लिए आपने ये चिकित्सा का बिल लाकर रख दिया, और उसका नाम जब चिकित्सा का अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने बोला है और आप उसको स्वास्थ्य का अधिकार दे रहे हैं। स्वास्थ्य के अधिकार में मुझे चाहिए शुद्ध भोजन, शुद्ध पानी, शुद्ध वायु, शुद्ध वातावरण और अपराध रहित समाज। कहाँ मेरा मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहेगा? ये सारे अंग स्वास्थ्य के हैं। तो स्वास्थ्य और चिकित्सा, इन्हीं दो अधिकारों के बीच में सरकार को भ्रमित किया गया है यहाँ के माननीय प्रशासनिक तंत्र द्वारा, जिसके तहत ये कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है। डॉक्टर साहब, क्या नाम बदल दिया जाए तो सहमत हो जाएंगे आप लोग? नहीं, देखिए, अब गाड़ी पटरी से उतर चुकी है। अच्छा। अब वापस गाड़ी को पटरी पर लाने के लिए चिकित्सक समुदाय को कॉन्फिडेंस में लेना होगा। जिस प्रकार की ज्वाला लोगों में भड़क रही है, जिस प्रकार से कल आपने हमारा जन सैलाब देखा जयपुर की सड़कों पर, हमें खुद को विश्वास नहीं था कि स्व प्रेरित लोग, आप बड़ी बड़ी राजनीतिक रैलियां करते हैं, उसके लिए कितना आपको जोर लगाना पड़ता है, कितना मैनेजमेंट करना पड़ता है। आप कभी बस लगाते हैं, कहीं गांव से भर के लाते हैं, कहीं शहर से भर के लाते हैं। ये सब अपने साधन से लोग आए हैं और इन्होंने अपनी भावना आपके समक्ष व्यक्त कीजिए, हमारे निवेदन को स्वीकार कीजिए और इन लोगों को इस परेशानी, जो आने वाली परेशानी, उससे बचाइए। इस स्वास्थ्य के अधिकार को जब तक आपने लागू नहीं किया, उसके तुरंत पहले ही आपकी पार्टी के लोगों ने ही बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर लगा के उसका प्रचार चालू कर दिया। अब निजी अस्पतालों में इसका क्योस मचने वाला। दीपक जी, इस बात को मैं एक बार कंप्लीट करूंगा। बताइए। सबसे पहली बात मैं मेरे साथी पॉरस जी से को बताना चाहता हूं, एक तो आप WHO को जो बार बार कोट करते हैं ना, WHO ने कहीं पर यदि ये लिखा हो किसी भी देश में कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स पे ये लागू किया जा सकता है तो आप दिखाइए, हम मान जाएंगे। प्लीज एक बार बीच में नहीं बोले। दूसरी बात, आपने ये कैसे कह दिया कि कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने उस ट्रॉमा के पेशेंट के या एक्सीडेंट के पेशेंट के पैसे ले लिए थे? 2 हॉस्पिटल के नाम बताइए। यदि लिए तो आपकी सरकार ने उनके ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? और एक्शन नहीं लिया, इसका मतलब आपकी सरकार कहीं मिली हुई है क्या उन हॉस्पिटल्स के साथ? हम आपके साथ में हैं। आप अनर्गल हमारे ऊपर आरोप नहीं लगाएं। उन हॉस्पिटल्स का लाइसेंस वो रद्द कीजिए, उन डॉक्टर्स का लाइसेंस रद्द कीजिए। बरगलाइए नहीं पब्लिक को। पब्लिक समझदार हो चुकी है। आपकी सरकार के पास करने और धरने के लिए कुछ नहीं है। चुनाव में जाने के लिए आपने एक सागु फैला के छोड़ दिया है। सच पूछा जाए तो आपका बिल आपके ही हॉस्पिटल में नहीं ठहरेगा। मेरा चैलेंज है आपको। आपने 30 मेडिकल कॉलेज ने जो खड़े किए ना, उनके अंदर कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है, न्यूरोफिजिशियन नहीं है, न्यूरोलॉजिस्ट नहीं है। मैं एग्जांपल देता हूं, मैं सीकर का डॉक्टर हूं, मेरे पास हार्ट का पेशेंट आया, मेरा काम है अकॉर्डिंग टू राइट टू हेल्थ बिल, मैं उसको प्राइमरी मैनेज करूंगा और फिर मैं कहां लेके जाऊंगा? टर्सरी लेवल पे। टर्सरी लेवल का मतलब होता है मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल। मैं उस मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में मेरे संसाधनों से लेके जाऊंगा, वहां जाके देखूंगा कि ना तो वहां पर कैथ लैब है, ना वहां पर आगे की कुछ भी ट्रीटमेंट की सुविधा है। वो पेशेंट यदि एक्सपायर हो गया तो उस पेशेंट का रिश्तेदार किस पे केस करेगा? आपकी सरकार के पास कोई प्रावधान है? आप बताइए। मैं इनसे डॉक्टर साहब से निवेदन ये करना चाहता हूं कि जैसा कि इन्होंने कहा कि WHO ने सरकार की जिम्मेदारी दी है, बिल्कुल सरकार की जिम्मेदारी। मैं आपसे इस चीज को कहता हूं कि जो देश में जितने भी तरह के संसाधन होते हैं, सरकार को उनका उपयोग और उपभोग करने का पूरा अधिकार होता है। मैं एक निवेदन के तौर पर कहना चाहूंगा कि जैसे जिस समय चुनाव होते हैं उस समय जो चुनाव आयोग को आवश्यकता होती है वाहनों की, अगर आवश्यकता होती है तो अधिग्रहित करता ही है ना निजी वाहनों को। तो सरकार बिल्कुल, मैं डॉक्टर साहब कंप्लीट करूंगा। तो जो सरकार के द्वारा जो बिल लाया गया उसमें आप देखिए कि हमारे द्वारा जो पहले से चिरंजीवी योजना चलाई जा रही है उसमें हमने 90% परिवारों को उसमें ऑलरेडी हमने कर रखा है। अब ये जो सारी बातें हुई इसमें सिर्फ एक आपातकालीन चिकित्सा को लेकर के हमारा जो उद्देश्य भी था और डॉक्टर्स की आपत्ति भी थी। प्रवर समिति में बिल गया, उससे पहले हमने ये चीज इनके लिए कही थी कि भाई आप लोग कोई भी इमरजेंसी में आपके यहाँ पे आता है तो आपको उसका इलाज करना पड़ेगा और फ्री में इलाज करना पड़ेगा। उसमें हाँ, एक मिनट डॉक्टर साहब, एक मिनट प्लीज, मैंने सुनी आपकी बात, सुनिए आप। उसके बाद डॉक्टर्स की कमेटी द्वारा ये आपत्ति रखी गई कि बोले नहीं साहब हम फ्री में नहीं करेंगे। उसके बाद में फिर जब प्रवर समिति में बिल गया और डॉक्टर्स को सुना गया, उसके बाद जब उसका फाइनल ड्राफ्ट आया, फाइनल ड्राफ्ट में डॉक्टर साहब से कहूंगा कि आप उसको पढ़ें। उसमें हमने बाकायदा प्रावधान किया है सर कि उसमें जो आपातकालीन स्थिति में कोई मरीज आता है तो उसका इलाज आप करेंगे, ये तो आपको बिल में हमने पाबंद किया है। परंतु हमने साथ में यह बात भी कही है कि वो मरीज के परिजन अगर उसके इलाज का बिल दे करके जाते हैं तो ठीक है, अगर वो नहीं देते तो हम सरकार इस बात की गारंटी दे रहे हैं आपको कि हम आपको उसका बिल देंगे। आपके ऊपर हमने 1 रुपए का भार नहीं डाला। और दूसरी बात मैं डॉक्टर साहब से यह बात कहना चाहूंगा कि आप लोगों को जो भी किसी भी तरह की आपत्ति है, आप बात को इधर घुमाते हैं, ऐसा हो गया वैसा हो गया, आप साफ बोलिए कि इस बिल के अंदर आपको क्या चाहिए। मैं इस कैमरे के माध्यम से
मैं डॉक्टर साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि अपने बिंदु बताएं कि इन्हें सरकार से क्या इनकी मांग है, क्लियर बताएं। ये बोलते हम बिल नहीं मानेंगे, आप देश के कानून को नहीं मानेंगे। 2008 में डॉक्टर्स के प्रोटेक्शन के लिए सरकार, चाहे भले भाजपा की सरकार थी, डॉक्टर्स के प्रोटेक्शन के लिए बिल लेकर कल को जनता कहेगी कि नहीं साहब हम तो नहीं मानेंगे इस बिल को। तो ऐसे कोई थोड़ा चलता है कि आप देश के बने अधिकार पर मचे इस रार को लेकर हमारे साथ में डॉक्टर रामदेव चौधरी जी भी मौजूद है स्टूडियो में। अब उनका रुख करते हैं। रामदेव जी, आखिर एक सामान्य व्यक्ति, सामान्य मरीज आखिर क्यों परेशान हो सरकार और आपके इसके गतिरोध के बीच में? सरकार की, मैं ये कहूंगा, एक चुनावी मानसिकता के साथ में कहीं न कहीं दम्भ है। इन्होंने ये बोल दिया है कि जो हमने कर दिया वो कर दिया, इसको वापस नहीं करेंगे। हम इनको बार बार कह रहे हैं इसमें विसंगतियां हैं। आप इनको देखिए, ना ये आम जन के लिए ठीक है, ना ही ये डॉक्टरों के हित के लिए ठीक है। यदि आपको बिल वाकई में लाना है, आप स्वास्थ्य की इतनी चिंता करते हैं, तो पहली बात तो ये कि आप 4.5 साल कहाँ गए थे? आपको, आपके मैनिफेस्टो में था तो आपको 2018 में लेके आना चाहिए था, 19 में लेके आना चाहिए था, ताकि कोरोना काल में लोगों के पैसे नहीं लगते, लोगों की जानें बचती। आपने नहीं किया। इवन आपने अपनी दोनों योजनाएं, फ्लैगशिप योजनाएं, चिरंजीवी और RGHS, आपको याद हो, एक योजना 21 मई 2021 से शुरू हुई है, दूसरी उसके बाद में शुरू हुई है। दैट मीन्स पहले से दिमाग में क्लियर था, जैसे जैसे हम इलेक्शन मोड पे जाएंगे वैसे वैसे इस तरह की हम चिकनी चुपड़ी चीजें लाएंगे, पब्लिक में हमें वोटों के लिए जाना है। वाकई में स्वास्थ्य का ध्यान होता तो अभी अभी बजट पास हुआ। दीपक जी, यदि इनको राइट टू हेल्थ बिल लेके आना होता तो उसके लिए अलग से बजट आता, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं आपको फिर कह रहा हूं, इन्होंने पब्लिक को कह दिया है कि आपके लिए 4 कमरे का घर बना दिया है, जिसमें लाइट भी है, पानी भी है, रहने के लिए हमने बेड भी लगा दिए। पब्लिक ने जाके देखा तो पता लगा एक दीवार है जिसके ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ है राइट टू हेल्थ के नाम का, इसके अलावा कुछ नहीं है। डॉक्टर अशोक जी, पहले बात है इमरजेंसी को लेकर के, इमरजेंसी को परिभाषित नहीं किया गया। उसके बाद में आई कि उसका खर्चा कौन वहन करेगा, तो सरकार कह रही कि हम खुद पुनर्भरण कर लेंगे इसका। तो आखिर फिर दिक्कत के कुछ पॉइंट्स होंगे ना, पूरा का पूरा बिल ही क्या गलत है? देखिए, इमरजेंसी की जहाँ तक परिभाषा का सवाल है, जो इमरजेंसी की परिभाषा हमारे देश में मरीज तय करता है कि इमरजेंसी है या नहीं है। कोई डॉक्टर, कोई सरकार, कोई नियम, कोई कानून, कोई पुलिस नहीं करते। मरीज को कब इमरजेंसी है, मैं 8 दिन से बीमार हूँ, मुझे आज ध्यान आ गया कि मुझे डॉक्टर पौरुष जी को दिखाना है, पौरुष जी किसी भी स्थिति में होंगे, मैं उठा के उनको दिखाऊंगा, वो एक इमरजेंसी है। मेरे बस छूट रही है, मेरे ट्रेन का टाइम हो रहा है, मैं आने जाने का ऑटो करके आई हूँ, हमारे मरीज को देखो, जरूर से देखिए, मुझे रात हो रही है, बहुत दूर जाना है, 300 किलोमीटर से, ये इमरजेंसी आती है। फिर रोड पर कोई टकरा कर आकर गिर गया और उसको लेकर तुरंत आए, आपके पास 50-100 मरीजों की भीड़ होती है। ये अमेरिका का डॉक्टर नहीं है जो दिन भर के 10 से 15 मरीज देखे, 20 मरीज देखे और फिर ठंडी सांस ले। हमें रोज के 150 से 200 मरीज प्रति डॉक्टर को एवरेज देखने पड़ते हैं। उस भीड़ में आकर कोई भी व्यक्ति हाहाकार मचाता है, हल्ला मचाता है कि मुझे इमरजेंसी है, हमें सब काम छोड़कर उस व्यक्ति को देखना पड़ता है। हमें पता है 99% वो झूठ बोल रहा है, अपना ध्यान आकृष्ट करने के लिए हमारे लिए बीच में आता है, लेकिन हम उसकी भावना का सम्मान करते देखते हैं। और उस मरीज के देखने से यदि वो इमरजेंसी है तो हमें एक आत्मिक संतुष्टि मिलती है कि हमने ठीक मरीज को देखा है। लेकिन ये कई बार हमारी धारणा झूठ साबित होती है और जो बाकी बैठे मरीज हैं वो बड़े परेशान होते हैं। उनको सबको लगता है इस डॉक्टर को मूर्ख बनाकर, इस इमरजेंसी को दिखाकर ये व्यक्ति जल्दी जा रहा है। बाद में वो बोलता है सॉरी साहब, जब उसको बोला जाता है कि इमरजेंसी थी क्या, सॉरी साहब मेरे से गलती हो गई। अब इसका क्या जवाब है? आपके बिल में कहाँ ऐसा प्रावधान है? आप हर अस्पताल की, क्लिनिक की, ऑडियो की, इनकी वीडियो बनाकर देखिए कि इमरजेंसी को मरीज, ये कोई थर्मामीटर नहीं है कि मरीज के सिर पर लगाया और देख दिया इमरजेंसी है। बीपी मॉनिटर नहीं है कि आपने नाप दिया कि इमरजेंसी या नहीं है। ये तो एक मरीज के दिमाग की सोच है, सब्जेक्टिव फीलिंग है, आखिरी में और उसके बाद वो इमरजेंसी को डिफाइन करता है। डॉक्टर रामदेव जी, मैं आपसे संक्षिप्त टिप्पणी ये चाहता हूं इस बात को लेकर कि आप लोग हड़ताल पर जा रहे हैं कल से, तमाम जो प्रोफेसर हैं वो भी आप लोगों के साथ जा रहे हैं, तो आखिर उस मरीज का क्या होगा जो ओपीडी के अंदर कल दिखाने जाएगा? दीपक जी, मैं इस बात को लेके बहुत दुखी हूं। दुखी इसलिए भी हूं कि मैं डॉक्टर होने से पहले मैं हिंदुस्तानी नागरिक हूं। मेरी सगी दोती की कल मौत हुई है सीकर SK हॉस्पिटल गवर्नमेंट में, और इसलिए हुई है क्योंकि वो बच्ची डायलिसिस पे थी और उसके संट नहीं लग पाया। मुझे पता है हॉस्पिटल में इतना लोड हो गया होगा कि उनके पास में शायद इतने हाथ ही नहीं होंगे जो काम कर सकें। इससे ज्यादा गहरी चोट नहीं हो सकती।
मैं आम नागरिक की तरह ये बात कर रहा हूं। जैसे मेरी दोहिती की डेथ हुई है वैसे बहुत सारे और लोगों आपको की लगता है हुई रामदेव जी है। आज यहाँ से मैं आपको वही फंड लेकर कहने जा जाना रहा चाहिए? हूं, मैं वही कहने जा रहा हूं कि हमारे मुख्यमंत्री महोदय, मैं हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करता हूं, यदि आपके कहीं भी मर्म है आपकी जनता का, सच में आप यदि हितैषी हैं तो इसको रोल बैक कीजिए। इसमें विसंगतियां हैं, हम आपको बताएंगे, हम खुद चाहते हैं। वैसे भी मैं बता दूं आपको, यदि आपका यह चुनाव स्टंट था तो हमने आपका प्रचार कर दिया है, और इतना प्रचार कर दिया है कि आपको पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, अखबारों में इश्तिहार देने की जरूरत नहीं है। रामदेव जी, आपको लगता है कि आपको मंत्री या मुख्यमंत्री इनसे बात करनी चाहिए इस मामले को लेकर? साहब हमें बुलाते ही नहीं है। पिछले 2 दिन से लगातार पब्लिक के अंदर बिल्कुल एक इस तरह का वो फैला रखा है कि ये आते नहीं है। हमें टाइम दिया जाता है कि रात को 9:30 बजे आना है, जैसे रात को भी था, कल रात को भी था। हम 9:30 नहीं 11 बजे तक इंतजार करते हैं कि बुलावा आएगा, बेचारे मरीज परेशान है, हम जाएंगे, और 11:30 बजे ये आता है कि नहीं कल करेंगे। ये हमें तोल रहे हैं बेसिकली पब्लिक को। आप पूछ लीजिए, कल ही रांका साहब का फोन है। नहीं, आपके कहने से क्या होता है? मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी कल परसों जो दिल्ली के अंदर थे, आधी रात को भाग करके आए, और आपके डॉक्टर्स का मैं कहना नहीं चाहता पर आप मुझे मजबूर कर रहे हैं कहने को। आप कहिए, चिकित्सक पेशे का सम्मान करता हूं मैं। कहिए, मैं कह रहा हूं पब्लिक के हित के लिए कहिए। लोगों ने आपके डॉक्टर्स के जो प्रतिनिधि है उनके वायरल वीडियो देखे हैं सर, उसमें कि वो लोग किस स्टेज में अपील कर रहे हैं कि हमारे को सरकार बुला रही है, लेकिन आप लोग अपने डॉक्टर समुदाय से अपील कर रहे हैं कि हम लोग आधी रात को नहीं जाएंगे। सर हम नहीं कहना चाहते, लेकिन आप मत खुलवाइए। नहीं, कोई बुराई पीछे क्या कहानी चल रही है। और दूसरी बात, मैं जैसा कि मैं इसी कैमरे पे डॉक्टर साहब के साथ फैसला करना चाहता हूं इस बात का कि ये लोग बात को इधर घुमाते हैं, लोग बात को इधर घुमाते हैं, बात को मूल मुद्दे पर लेकर के नहीं आते। मैं डॉक्टर से बात करना चाहता हूं कि आप सरकार से इसमें क्या संशोधन करवाना चाहते हैं, आप बताइए। मैं कांग्रेस पार्टी का सिपाही होने के नाते मैं आपकी बात को चलिए परू जी, आप रामदेव जी के भी नंबर लीजिए, आप डॉक्टर अशोक जी के भी नंबर लीजिए। असल में आपको दिक्कत आपको सुनिए, दो इसका इस बिल के पार्ट करें तो इसके मोटे मोटे बिल के 2 पार्ट निकलते हैं। पहला पार्ट की मरीज को इमरजेंसी में इलाज का अधिकार, उसके अंदर अगर इनको आपत्ति होती है कि भाई हमारे पैसे लग रहे हैं उस मरीज के अंदर दवाई देने में या उसके इलाज करने में, उसकी जिम्मेदारी हम ले रहे हैं। दूसरा पार्ट इस बिल का एक पार्ट और भी है कि हमने मरीज को जैसे सूचना का अधिकार होता है, वो सरकार के हर तरीके के बारे में आदमी जो नागरिक होता है वो जान सकता है, ऐसे हमने मरीज को एक अधिकार ये भी दिया इसमें साथ में कि अगर वो किसी प्राइवेट अस्पताल में इलाज करवाता है तो अपने डॉक्टर से मांग सकता है सर कि आपने मेरा क्या इलाज किया, मुझे पूरा प्रिस्क्रिप्शन उपलब्ध कराइए। सेकंड ओपिनियन लेने का उसको अधिकार है। सपोज कीजिए किसी ऑपरेशन के लिए गया, किसी के लिए गया, डॉक्टर ने उनको 5 लाख रुपए खर्चा बता दिया, इनको आपत्ति असल में उस चीज से, इनको आपत्ति इस चीज से कि आपने मरीज को अधिकार क्यों दे दिया। आप सूचना का अधिकार सरकारी कार्यालय पर लागू करिए। इनको आर्थिक हानि का होता तो हम सरकार छोड़िए आर्थिक हानि, हम पैसे की बात ही नहीं करें। वापस चलिए डॉक्टर रामदेव जी, डॉक्टर अशोक जी और परुष भारद्वाज जी, आप तीनों हमारे साथ जुड़े, का बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर यहाँ पर साफ तौर पर बातें यही सामने आ रही है कि यहाँ पर जो निजी अस्पताल है वो इस राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में, और वो चाहते हैं कि सरकार इसे वापस ले ले।